सीएम केसीआर ने कहा है कि सरकारी नीलामी में हैदराबाद की जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से अधिक है, जो कि तेलंगाना की उन्नति और प्रगति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्तरीय दिग्गज कंपनियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और इतनी ऊंची कीमत चुकाकर तेलंगाना की जमीन खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। सरकार के निर्णय के अनुसार एचएमडीए के तत्वाधान में आयोजित नीलामी के माध्यम से देश भर की कई प्रमुख कंपनियों ने जमीन की बिक्री में भाग लिया। नीलामी रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल के कुकापेट में नियोपोलिस फेज 2 में आयोजित करी गई थी और इसी मौके पर हुई नीलामी में तेलंगाना की जमीनों को अभूतपूर्व कीमत मिली है। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना द्वारा हासिल करी गई प्रगति का विश्लेषण न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि उन्नति के दृष्टिकोण से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने इसी उन लोगों के चेहरे पर तमाचा बताया जिन्होंने यह डर फैलाकर हैदराबाद के आत्मसम्मान का अपमान किया कि अगर तेलंगाना आया तो हैदराबाद खतरा बन जाएगा और जमीन की दरें गिर जाएगी। उन्होंने बताया कि गांव और कस्बों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रगति के पथ पर ले जाया जा रहा है, चाहे वे कितना भी नुकसान देखे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पंजागुट्टा वानकूट महाप्रस्थान इसी महीने की 25 तारीख को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसान की आखिरी मंजिली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसी सोच के साथ शमशान घाटों का विकास किया जा रहा है। मंत्री ने 5 करोड़ रुपए की लागत से शमशान के विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की अंतिम मृत्यु शांतिपूर्वक हो और इसी सोच के साथ शमशान घाट का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वैंकुट धाम में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए पौधों का संवर्धन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि सड़कों के निर्माण, रिटेनिंग दीवारों और राख रखने के लिए लॉकर सहित सभी सुविधाएं पंजागुट्टा हिंदू शमशान घाट में होगी। टोटल एरिया विधायक जग्गा रेड्डी ने विधानसभा भवन में मंत्री श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात करी और विधायक जग्गा रेड्डी ने मंत्री को एक याचिका सौंपकर शिल्पराम के विकास और 3 सितारा ग्रीन होटल की स्थापना के लिए धन की मांग करी है। विधायक ने सागरेड्डी शहर में शिल्पराम के निर्माण और मरम्मत को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे और सागरेड्डी शहर के पोथिरेड्डी पल्ली चौराहे पर तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा एक 3 सितारा ग्रीन होटल स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व विधायक लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि मंत्री मला रेड्डी को बीआरएस का टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि वह बीआरएस में शामिल नहीं हुई थी। पूर्व विधायक लक्ष्मण रेड्डी ने विधानसभा में अपने कक्ष में अनुचित टिप्पणी करने के लिए मंत्री मला रेड्डी पर हमला बोला और उन्होंने शिकायत करी है कि वह पगलों की तरह बात कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया बल्कि उन्हें बीआरएस टिकट दिया गया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वह अपमानजनक है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, न कि पैसे देकर विधायक का टिकट खरीदते हैं। अगले चुनाव में मंत्री मला रेड्डी की हार तय है। मोदी परिवार नाम मामले में दोषी करार दिए गए शीर्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में उन्हें दी गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। इसी आशय की अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम फैसले के साथ राहुल के खिलाफ लोकसभा की अयोग्यता हटाए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी और ट्वीट किया, यह फैसला नफरत पर प्यार की जीत है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट की रोक एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सच्चाई ही जीतती है का संदेश सच हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छाई को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब बुराई को अस्थायी प्रचार मिलता है तो अंत में सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से संसदीय सत्र में राहुल गांधी भाग लेंगे। मंत्री केटीआर ने विपक्षी दलों की आलोचना करी। वे विधानसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार से नाराज थे। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वे 30 दिनों तक बैठक करने के लिए बाहर बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें 30 मिनट तक बैठक में बैठने का धैर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की बैठकों के संचालन को लेकर कल बीएससी की बैठक हुई थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ने विधानसभा की बैठकें 30 दिन करने के लिए एक पत्र लिखा था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 20 दिन करने की मांग करी थी। केटीआर ने कहा कि यदि सभी बीआरएस सदस्य प्रश्न और
उत्तर सत्र के दौरान उपस्थित थे तो कांग्रेस और भाजपा से केवल एक सदस्य सदन में मौजूद था। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर विपक्ष को लोगों की ईमानदारी का पता चल जाएगा। केटीआर ने टिप्पणी करी है कि लोग अपने मामलों को ध्यान रखेंगे। कोकापेट जमीन नीलामी पर विधानसभा में बोले मंत्री केटीआर। बताया जाता है कि कोकापेट की जमीनों ने नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोकापेट भूमि नीलामी तेलंगाना और हैदराबाद के विकास पर कांग्रेस विधायकों और नेताओं के झूठे प्रचार के लिए एक तमाचा है। विधानसभा की बैठक के दूसरे दिन की पृष्ठभूमि में आज मंत्री हरीश राव ने परिषद में चिकित्सा क्षेत्र पर सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में सुधार हुआ है और चिकित्सा क्षेत्र में कई बदलाव लाए गए हैं। नतीजा यह है कि अधिकतर मरीज निजी नर्सिंग होम में न जाकर सरकारी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सरकारी अस्पतालों में नियुक्तियां हो रही है। डॉक्टरों के 852 पद पहले ही भरे जा चुके हैं। पता चला है कि सरकार ने 8 नए कॉलेजों की जीवन दान दिया है और गांव और बस्ती के अस्पतालों में भी भर्तियां करी गई। उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना में नए मेडिकल कॉलेज के साथ अतिरिक्त सीटें जोड़ रहे हैं। मंत्री ने खुलासा किया कि उस्मानिया अस्पताल का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। सड़क और भवन निर्माण मंत्री व्यामुला प्रशांत रेड्डी ने विपक्षी दलों के उन नेताओं की आलोचना करी जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया है और अब गंदी राजनीति कर रहे हैं। परिषद में राज्य में भारी बारिश के दुष्परिणामों और सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा हुई है। इसी मौके पर विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर फोटो खिंचवाने वाले नेता नहीं है, बल्कि देश में ऐसे कई नेता हैं जो ऐसे फोटो खिंचवाकर जैसे कि सब कुछ उनका है। उन्होंने परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अप्रत्याशित आपदा आई है, लेकिन सीएम केसीआर ने तुरंत दिन रात एक करके जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सतर्क किया और उनकी देखरेख में जानमाल का नुकसान काफी कम हो गया। उन्होंने याद दिलाया कि सीएम ने परियोजनाओं की समीक्षा करी और तुरंत कई सुझाव दिए हैं। योग्य गरीबों को डबल बेडरूम मकान देने की मांग को लेकर बीजेपी पूरे राज्य में आंदोलन कर रही है। इसी के तहत राज्य पार्टी ने इस महीने की 6 तारीख को नलगोंडा में होने वाले विरोध प्रदर्शन को 11 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश महासचिव बंगारू श्रुति की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें पार्टी के राज्य प्रमुख और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नलगोंडा दौरे को लेकर जिला भाजपा नेताओं से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी डबल बेडरूम घरों के आवंटन के तहत जिले में किए जाने वाले विरोध कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इसी महीने की 6 तारीख को किशन रेड्डी का दौरा संभव नहीं था, इसलिए इसे 11 तारीख तक के लिए टाल दिया गया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने इसी बात पर नाराजगी जताई कि विपक्षी दलों को यह भी नहीं पता कि तेलंगाना विधानसभा की बैठकें कितने दिन होगी। उन्होंने आलोचना करी है कि सरकार बेतरतीब बैठकें कर रही है और उन्हें विधानसभा में एजेंडे के बारे में सूचित नहीं किया गया। भट्टी विक्रमार्क ने बैठकों के संचालन के तरीके पर अत्यधिक अधीरता व्यक्त करी। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समय समय पर बिना जानकारी दिए एजेंडा पटल पर रखा जाएगा तो उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। सीएलपी नेता ने स्पीकर पर सवाल जवाब के दौरान विपक्षी नेताओं को समय नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सवाल और जवाब सत्ता पक्ष के नेता देते हैं। भट्टी विक्रमार्क ने आलोचना करते हुए कहा कि यह कहना है कि प्रश्न के लिए सदस्य का नाम मौजूद होने पर ही माइक दिया जाएगा, विधायकों के अधिकारों का उल्लंघन है। एमआईएम प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के केंद्र शासित प्रदेश बनने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब हैदराबाद के साथ बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई शहर भी केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय दलों को इस हद तक चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश पर लोकसभा में हुई बहस में असदुद्दीन नहीं बोले, यह एक असंवैधानिक बिल है। उन्होंने कहा एमआईएम इसका कड़ा विरोध करती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासी लड़ाई को सदन के बाहर देखना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के आदमी हैं। स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं
कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। बीआरएस सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का सरकार में विलय किया जाएगा। इसी बात का फैसला सीएम केसीआर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने वर्तमान विधानसभा सत्र में इसे पेश करने और पारित कराने के इरादे से आरटीसी विधेयक का मसौदा तैयार किया है। वित्तीय विधेयक होने के कारण सरकार ने इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया, लेकिन राज्यपाल तमिलिसाई ने अभी तक अपनी राय नहीं दी है। बीआरएस सूत्रों का कहना है कि 2 दिन से उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह तेलंगाना दूसरी विधानसभा का आखिरी सत्र है। विधानसभा केवल शुक्रवार और शनिवार को जारी रहेगा। इसी सत्र के खत्म होने से पहले बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलनी जरूरी है, लेकिन बिल पास होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होने से आरटीसी कर्मचारी चिंता व्यक्त कर रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोना पकड़ा गया है। दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पर आए एक शख्स पर कस्टम अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने जांच की तो 461 ग्राम सोना मिला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोना जब्त कर लिया है। पकड़े गए सोने की कीमत 28,01,036 आंकी गई है। आरोपी की पहचान एक भारतीय के रूप में हुई। जब विशेष विधि से जांच की गई तो सामान के अंदर छिपाए गए कपड़ों पर गोल्ड स्प्रे के रूप में सोना मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया और सीमा शुल्क अधिकारी जाँच कर रही है। राज्य में जहां आगामी चुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीआरएस सरकार व राज्यपाल की भी आपस में नहीं बनती है। कई बार दोनों के बीच की रस्साकशी खुलकर भी सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि जब भी राज्य सरकार कोई बिल राज्यपाल के पास भेजती है तो वह आगे ही नहीं बढ़ता। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। सीएम केसीआर ने उनके बेटे केटी रामा राव केटीआर, बेटी की कविता, दामाद हरीश राव, बहनोई के बेटे जोगिनपल्ली संतोष कुमार सत्ता संभाल रहे हैं। केसीआर ने बेटे को मंत्री पद, बेटी को एमएलसी पद, दामाद को मंत्री पद और बहनोई के बेटे को राज्यसभा पद बांट दिया है। अब केसीआर परिवार का एक और वारिस राजनीति में उतर गया है। केसीआर के बड़े भाई के बेटे कलवंतकुंतला वंशीधर राव को भी बीआरएस पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन केसीआर ने उन्हें तेलंगाना में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पार्टी की जिम्मेदारियां सौंप दी है। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी के विस्तार पर सीएम केसीआर ने हाल ही में एक अहम बयान दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी संचालन समिति की घोषणा करी है। कलवंतकुंतला वंशीधर राव को महाराष्ट्र बीआरएस प्रभारी नियुक्त किया है और इसी नियुक्ति के साथ ही सोशल मीडिया पर नेटिजन कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या कलवंतकुंतला परिवार महाराष्ट्र में भी राज करने जा रहा है। कलवंतकुंतला परिवार जो पहले ही तेलंगाना की राजनीति पर कब्जा कर चुका है। नेटिजन टिप्पणी कर रहा है कि क्या अब वह महाराष्ट्र में विस्तार करने जा रहा है। दरअसल केसीआर के बड़े भाई रंगा राव के बड़े बेटे वंशीधर राव ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सिद्दीपेट से चुनाव लड़ने की कोशिश करी, लेकिन वहां तगड़ा उम्मीदवार होने के कारण संभव नहीं हो सका है। इस हद तक वंशीधर राव ने अपने पिता रंगा राव के नाम पर अनेक सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। वंशीधर पहले 2009 में प्रजा स्वराज्यम पार्टी से सिद्दीपेट से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसके बाद से वे केसीआर के साथ हो गए हैं। वे कुछ समय से केसीआर के साथ हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं। कल तक यह चल पड़ा था कि वंशीधर राव सिद्दीपेट में हरीश राव को चेक देंगे। इसी के साथ ही यह भी सुगबुगाहट थी कि हरीश मेदक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वंशीधर राव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दिए जाने से इन खबरों पर विराम लग गया है।
इसके अलावा केसीआर के परिवार से कुछ अन्य सदस्य भी सीधे राजनीति में उतरने की तैयारी में हैं। टीआरएस पार्टी के गठन के बाद से केसीआर के बड़े भाई रंगा राव के दामाद रेगुलर पार्टी मधुसूदन राव भी उनके साथ हैं। मधुसूदन राव पहले करीमनगर जिले के लिए पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। संभावना है कि वह जल्द ही बीआरएस पार्टी को ओर से राजनीति में सक्रिय हो जाएगा। रंगा राव के दूसरे बेटे ताजेश्वर राव उर्फ कन्ना राव फिलहाल बिजनेस सेक्टर में हैं, वो भी राजनीति में भी आने की सोच रहे हैं। इसी बात की जमकर आलोचना हो रही है कि पूरा तेलंगाना बारिश और बाढ़ से परेशान है, वही सीएम केसीआर मात्र महाराष्ट्र की राजनीति में व्यस्त है। कई लोग इस बात से नाराज है कि बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाने वाले केसीआर पार्टी मीटिंग के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव में सीएम केसीआर परिवार के अनेक सदस्यों के नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के वोटर केसीआर के परिवार को कैसे स्वागत करते हैं। हाल ही में शहर में जमकर बारिश हुई थी और हम सबको इसके चलते कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब जबकि बारिश थम गई है तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण फैल रहे हैं और लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा एक संक्रमण है कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का संक्रमण, जो आजकल शहर में फिर से लो आंख मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि सबसे संवेदनशील अंग भी। इसी के कारण बरसात के मौसम में आंखों की कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। वैसे अभी कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का संक्रमण लोगों को परेशान कर रहा है। यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्या इससे आंखों को कोई खतरा होता है? आमतौर पर बरसात के मौसम में आर्द्रता अधिक होती है। वातावरण में नमी विषाणुओं का निवास स्थान बन जाती है। इससे बरसात के मौसम में तरह तरह के कीटाणु पनपते हैं। इनमें से एक वायरस एडेनोवायरस है जो आंखों को प्रभावित करता है। इसी के चलते आंखों का संक्रमण होता है। हैदराबाद में कंजक्टिवाइटिस का प्रकोप देखा जा रहा है। शहर के लोगों को इस समय हाथ की स्वच्छता और आंखों के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना चाहिए, वरना यदि ये संक्रमण घर में किसी एक को हो जाए तो सारे घर के लोगों में तुरंत फैल जाता है। शहर के आई केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि लोगों को अपनी आंखों की देखभाल के अलावा हाथों की सफाई पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। आंखों के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौलिए और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। इसी के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकती है। देखा जाए तो आमतौर पर आंखों का संक्रमण खतरनाक नहीं है, पर प्रभावित व्यक्तियों को आगे संचरण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर लक्षण किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता के बिना एक सप्ताह के भीतर कम हो जाता है, लेकिन ध्यान न देने पर यह संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसलिए शहर में आंखों के संक्रमण से पीड़ित लोगों को दूसरों से संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। नेत्र रोग विशेषज्ञों की माने तो गीले और ठंडे मौसम में आंखों का संक्रमण अधिक फैलता है और फिलहाल ये इसलिए फैल रहा है और अभी तो शहर में ऐसी हालात है कि हर दूसरे घर में आंखों के संक्रमण का एक मरीज है, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण व्यक्तियों को आंखों की स्वच्छता बनाए रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसी अवधि के दौरान दूसरों के साथ व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचना चाहिए।
आंखों के संक्रमण के कुछ रोगियों को गले में खराश और बुखार का अनुभव भी हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। निवारक उपाय करने से बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। आंखों का संक्रमण होने के लक्षण इस प्रकार हैं। आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली और बेचैनी होना। यद्यपि उपरोक्त लक्षण हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यदि वे हो तो एंटीबायोटिक दवाओं से स्वयं उपचार न करें। ऐसा करने से बचें। रोगियों को उचित चिकित्सा सलाह और नुस्खे के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि गलत दवा का उपयोग करने से उनकी स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आंखों के संक्रमण से संक्रमित लोगों को परिवार के अन्य सदस्यों और बाहरी लोगों से दूर रहना चाहिए। अपने हाथ बार बार धोएं, आंखों को हाथों से न छुएं, व्यक्तिगत वस्तुएं दूसरों के साथ साझा न करें। चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। सूजन से राहत पाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर एनाल्जेसिक और ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। चश्मा पहनना चाहिए और आंखों से निकलने वाले स्राव को मुलायम गीले तौलियों से साफ करना चाहिए। एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के मामले में आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए।